हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस झा एंड आज है हमारी इस एलन की नोट सीरीज का डे 5 एंड आज जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एस्कुलस हिप। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस सीरीज का फॉर्मेट क्या है, सिंपल सा फॉर्मेट है कि हम एलन की नोट सीरीज से मेडिसिन पढ़ते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हम यहाँ पर मैं आपको समझाता नहीं हूँ, है ना, यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एलन की नोट सीरीज में मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मेडिसिन का जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से आपका एमसीक्यू आ सकता है और आपको कौन कौन से पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है और किस पॉइंट से किस तरीके का एमसीक्यू आता है, यही मेरा मकसद होता है। क्योंकि इस सीरीज का मकसद यही है कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए मटीरियल मेडिकल से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। फटाफट से अपनी एलन की नोट सीरीज में पेज नंबर 8 खोलो, वहां पर आपको ये एस्कुलस हिप मेडिसिन मिल जाएगी। सो फटाफट से खोल लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम हर मेडिसिन का क्या याद करते हैं, उसका कॉमन नेम और उसकी फैमिली। अब इसका कॉमन नेम और उसकी फैमिली हम क्यों याद करते हैं मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस मेडिसिन की फैमिली बताओ, और कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब वाइवा वगैरह होते हैं तो उसमें भी एग्जामिनर कई बार किसी भी मेडिसिन की फैमिली आपसे पूछ सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर मेडिसिन की फैमिली कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो अगर हम एस्कुलस हिप के कॉमन नेम की बात करें तो वो क्या है, हॉर्स चेस्टनट। अब इसको याद कैसे रखोगे, एस्कुलस हिप आ रहा है ना, हिप एंड लेग्स किसके स्ट्रांग होते हैं, हॉर्स के, है ना, और कितने स्ट्रांग, चेस्टनट की तरह स्ट्रांग। तो कॉमन नेम क्या हो गया एस्कुलस हिप का, हॉर्स चेस्टनट। इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढना, है ना, कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया कि एस्कुलस हिप का कॉमन नेम आप कैसे याद कर सकते हो। इस तरीके से याद कर सकते हो कि एस्कुलस हिप में क्या रहा, हिप एंड लेग्स किसके स्ट्रांग होते हैं, हॉर्स के। कितने, तो चेस्टनट की तरह। तो कॉमन नेम क्या हो गया, हॉर्स चेस्टनट। वहीं इसकी फैमिली क्या है, सेपिनडेसी। ठीक है, तो फैमिली क्या है, सेपिनडेसी एंड कॉमन नेम क्या है, हॉर्स चेस्टनट। अब आगे चलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, 4 पर्सन विद हेमोरॉइडल टेंडेंसी। 4 पर्सन विद हेमोरॉइडल टेंडेंसी। अब हेमोरॉइडल टेंडेंसी को आपको सर्कल करना है, इसको एकदम सर्कल कर लो, हेमोरॉइडल टेंडेंसी हु सफर विद, अब अंडरलाइन करो, गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कटारल ट्रबल्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारी एस्कुलस हिप मेडिसिन है ये उन पर्सन के लिए जिनके पास क्या है, हेमोरॉइडल टेंडेंसी है और जो सफर कर रहे हैं किसके साथ, गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कटारल ट्रबल्स। इंपॉर्टेंट, इसको आपको एक अच्छे से मार्क करके रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ना मैच द फॉलोइंग में उठा के दे देगा, है ना। तो उसमें से आपको जब मैच करने में आसानी होगी अगर आपको ये एग्जैक्ट सिम्टम याद है कि हाँ अगर हेमोरॉइडल टेंडेंसी है और पर्सन सफर फ्रॉम गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कटारल ट्रबल्स है, तो ये एग्जैक्ट किसके अंदर लिखा हुआ है एलन की नोट में, तो एस्कुलस हिप में याद रखना है। एस्कुलस हिप में लिखा हुआ है तो आपको ये एज इट इज याद होना चाहिए कि हेमोरॉइडल टेंडेंसी एंड हु सफर फ्रॉम अ गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कटारल ट्रबल्स, ये एग्जैक्टली किस में लिखा हुआ है, तो एस्कुलस हिप में लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट सिम्टम से एमसीक्यू बन जाता है। इसके बाद इसके मेंटल जर्नल पर आ जाओ तो मेंटल जर्नल में क्या है, डिस्पोंडेंट है, ग्लूमी है, वेरी इरिटेबल है। अब आपको जो सर्कल करना है ना वो क्या करना है, लूज टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। ये इंपॉर्टेंट है कि लूज टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली किस मेडिसिन में है, एस्कुलस हिप में है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको एज इट इज ये चीज आपको याद रखनी है, तो इसको अच्छे से सर्कल कर लो। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लूज टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली किसमें है, एस्कुलस हिप में है। एंड मिजरेबली क्रॉस, अब मिजरेबली क्रॉस और किस मेडिसिन में, कैमोमिला का चाइल्ड, बहुत ज्यादा क्रॉस होता है ना। तो वो भी देख लेते हैं, उसको उससे भी कंपेयर कर लेते हैं इस मेडिसिन को। बट उससे पहले आपको इसके मेंटल जर्नल में क्या क्या याद रखना है कि ये डिस्पोंडेंट होता है, ग्लूमी होता है, वेरी इरिटेबल। यहां तक तो ठीक है। जो आपको मेनली जो आपको याद होना ही चाहिए इसके मेंटल जर्नल में एस्कुलस हिप के, वो क्या है कि लूज टेम्पर इजिली but gains and gains control slowly, lose temper easily and gains control slowly किस मेडिसिन में है, तो एस्कुलस हिप के अंदर है और मिजरेबली क्रॉस होता है ये। ठीक है, इसके बाद कैमोमिला से कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है तो पेज नंबर 93 खोलो अपनी एलन की नोट में फटाफट से। तो जब आप पेज नंबर 93 खोलेंगे अपनी एलन की नोट में तो आपको मिल जाएगा कैमोमिला और इसके मेंटल जर्नल पे आओ। ठीक है, तो कैमोमिला में
पेज नंबर 93 पे कैमोमिला में इसके मेंटल जर्नल पे आओ तो इसके मेंटल जर्नल कैमोमिला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम सारे मेंटल जर्नल इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि पीविश होता है, इसका जो चाइल्ड होता है कैसा होता है, पीविश होता है, इरिटेबल होता है, ओवर सेंसिटिव टू पेन होता है ना, ड्राइवन टू डिसअपियर, स्नैपिश, कैन नॉट रिटर्न सिविल आंसर। इस सबको अंडरलाइन करो कि कैमोमिला के मेंटल जर्नल सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको आपको अंडरलाइन करना है कि पीविश, इरिटेबल, ओवर सेंसिटिव टू पेन, ड्राइवन टू डिसअपियर, स्नैपिश, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। इसको तो सर्कल करो, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड इज एक्सीडिंगली इरिटेबल, फ्रेटफुल, क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड। क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड को सर्कल करो, इंपॉर्टेंट है, क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड कैमोमिला। वहीं अगर मैं सिन्हा की बात करता हूं तो उसमें क्या है, कैरिंग गिव्स नो रिलीफ। देख रहे हो, इस तरीके से कंपेयर करो। इसके बाद अगला आगे क्या लिखा हुआ है, इम्पेशेंट होता है, वांट्स दिस एंड दैट, मतलब इसके बच्चे को कभी कुछ चाहिए होता है, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए, पर जब दो तो उसे रिजेक्ट कर देता है, यही लिखा हुआ है, वांट्स दिस एंड दैट एंड बिकम्स एंग्री व्हेन रिफ्यूज्ड और व्हेन ऑफर्ड पिट्यूसली रिजेक्टेड। तो अगर देने से मना करो तो गुस्सा आ जाता है, और जब दो तो उसे रिजेक्ट कर देता है। तो देख रहे हो किस तरीके का चाइल्ड है। टू अगली टू लीव, टू अगली टू लीव बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मेडिसिन में लिखा हुआ है टू अगली टू लीव, मतलब इतना ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा बेकार बच्चा होता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ किसके अंदर लिखी हुई, कैमोमिला के अंदर लिखी हुई है। क्रॉस, देखो क्रॉस आया ना, जो कि एस्कुलस हिप में भी है, मिजरेबली क्रॉस, तो ये भी क्रॉस होता है, क्रॉस, स्पाइटफुल। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें, इसके अंदर कैमोमिला में क्या लिखा हुआ है, पिटियस मूनिंग। आगे क्या लिखा हुआ है मेंटल जर्नल में, पिटियस मूनिंग ऑफ चाइल्ड बिकॉज ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट, वाइनिंग, रेस्टलेस, है ना, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। पेशेंट कैन नॉट एंड्योर एनीवन नियर हिम, इज क्रॉस, कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन, आंसर एवर्स टू टॉकिंग, है ना, आंसर पीविशली, ठीक है। इसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है, इसको अच्छे से याद करो कि कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर, इसके पेशेंट को जो कंप्लेंट्स, जो प्रॉब्लम होती है वो गुस्से की वजह से स्टार्ट होती है ना, वो भी स्पेशली किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो चिल्स एंड फीवर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना। तो आपको सर्कल कर लो इसे, कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर स्पेशली चिल्स एंड फीवर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कैमोमिला में, इससे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कैमोमिला में, तो हमने इसके मेंटल जर्नल में देखा कि भाई इसका जो चाइल्ड है पीविश है, सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव है टू पेन, इरिटेबल है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर है, चाइल्ड एक्सीडिंगली इरिटेबल है, टू अगली टू लीव है ना, वांट्स दिस एंड दैट, है ना, जब रिफ्यूज कर दो तो गुस्सा आ जाता है, और जब ऑफर करो तो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। क्रॉस, स्पाइटफुल है। इसके अलावा पीटीएस मूनिंग करता है इसका चाइल्ड, है ना, बिकॉज ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट, क्योंकि उसे जो चाहिए वो उसको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए पीटीएस मूनिंग करता है ये चाइल्ड, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पेशेंट कैन नॉट एंड्योर एनीवन नियर हिम, वो नहीं चाहता उसके पास कोई आए, है ना। इस क्रॉस, कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन टू, है ना, अवर्स टू टॉकिंग, है ना, आंसर पीविशली, जैसे कि पहले ही लिखा हुआ है कि कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। इसके अलावा आखिरी पॉइंट जो कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कंप्लेंट्स किसकी वजह से आ रही है, गुस्से की वजह से आ रही है। तो कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर स्पेशली क्या, तो चिल्स एंड फीवर इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस कैमोमिला का, ठीक है। तो वापस से आ जाओ हमारे एस्कुलस हिप मेडिसिन पे, हमने सारे मेंटल जर्नल कैमोमिला के देख लिए, तो पेज नंबर 8 पर वापस आ जाओ, ठीक है। तो जब आप पेज नंबर 8 पर वापस आएंगे तो हमने मेंटल जर्नल, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देख लिया है। अब आगे चलते हैं हम एस्कुलस हिप में फिजिकल जर्नल्स में। तो फिजिकल जर्नल में जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि इसके अंदर क्या है, फुलनेस इन वेरियस पार्ट, क्या है, फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स, है ना, एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड होने की वजह से उसको क्या है, वो अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट में फुलनेस फील हो रहा है। कहाँ कहाँ पर, तो हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, ब्रेन में, पेल्विस में, स्किन में। इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि फुलनेस ऑफ वेरियस पार्ट, फुलनेस इन वेरियस पार्ट
एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, है ना, एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, किस मेडिसिन के अंदर है ये सिम्टम? तो एस्कुलस हिप के अंदर है। आपको याद रखना है कि फुलनेस इन वेरियस पार्ट एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, किस मेडिसिन के अंदर? एज इफ अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड किस मेडिसिन में है? तो एस्कुलस हिप के अंदर है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोरॉइडल। तो वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोरॉइडल, ये इसका दूसरा पॉइंट है कि वीनस कंजेशन भी देखने को मिलता है, वो भी स्पेशली कहाँ? तो पोर्टल एंड हेमोरॉइडल। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी हेमोरॉइडल टेंडेंसी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही देख के आए। तो वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोरॉइडल। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है इसके फिजिकल जर्नल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पॉइंट के अंदर जो ये 3-4 कीवर्ड्स है ना, ये आप इस मेडिसिन में बार बार रिपीट होते हुए देखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ, थ्रोट एंड रेक्टम की, वहां क्या है? वो स्वेलन हो जाती है। बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। तो आपको बर्न को सर्कल करना है, फील ड्राई एंड रॉ को आपको अंडरलाइन करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप देखोगे ये बार बार आपको देखने को मिलेगा जब आप नोज में भी जाओगे, थ्रोट में भी जाओगे, जीआईटी में भी जाओगे, तो हर जगह आपको इसके अंदर ड्राई, है ना, रॉनेस, बर्निंग, ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो एस्कुलस हिप के लिए एज अ की वर्ड आपको क्या याद रखना है कि ड्राइनेस है, बर्निंग है ना, ड्राइनेस है, बर्निंग है, और साथ में क्या है? और साथ में रॉनेस है। तो रॉनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया, बर्निंग हो गया, ये कीवर्ड्स हैं किसके लिए? एस्कुलस हिप के लिए। तो आपको ये एज अ कीवर्ड याद रखना है, ड्राइनेस, रॉनेस और बर्निंग। ठीक है, ये 3 चीजें आपको देखोगे कि आपको इस मेडिसिन में बार बार देखने को मिलेगी। तो इसको एज अ कीवर्ड याद रख लो कि एस्कुलस हिप में ड्राइनेस, बर्निंग एंड रॉनेस। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो इसके बाद आ जाओ इसके नोज में। तो हमने फिजिकल जर्नल के तीनों पॉइंट देख लिए, तो नोज देख लेते हैं। तो नोज में एक ही पॉइंट दे रखा है, क्या लिखा हुआ? कोराइजा है, थिन, वाटरी, बर्निंग। देखो बर्निंग आया ना, बोला ना कि बर्निंग एज अ कीवर्ड याद रखो, बर्निंग। रॉनेस भी आया, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का। सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर को आपको एकदम सर्कल करके रखना है। क्यों करके रखना है? क्योंकि ये डायरेक्ट सिम्टम दे देगा और इससे एमसीक्यू पूछ लेता है कि या मैच द फॉलोइंग में डाल देगा, सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर किस मेडिसिन के अंदर है? तो ये सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर ये एस्कुलस हिप के अंदर है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले ही मैंने बताया कि इस मेडिसिन के अंदर क्या है? ड्राइनेस है। तो आप देखो कि अगर इसको ड्राइनेस हो रही है पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में, थ्रोट में आपका माउथ के अंदर और आपका रेक्टम के अंदर हर जगह ड्राइनेस है, तो जो कोल्ड एयर है वो क्या करेगा? ड्राइनेस को और इंक्रीज करेगा, है ना। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। तो आपको ये एज इट इज याद रखना है, सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर किस मेडिसिन में है? तो एस्कुलस हिप में है। ये आपको याद रखना है अपने दिमाग में, आपको अच्छे से ये चीज़ बिठानी है कि सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनते हैं। सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर किस मेडिसिन में है? एस्कुलस हिप में है। साथ में ये जो 3 कीवर्ड्स हैं एस्कुलस हिप के लिए, क्या क्या? बर्निंग, ड्राइनेस और क्या? रॉनेस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी इस मेडिसिन के अंदर देखने को मिलता है। ये अब देखोगे कि अभी नोज में भी देखने को मिला, अभी आप थ्रोट में देखोगे तो यहां पर भी मिलेगा। यहां पर भी देखो क्या है, आप फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस के केस में ये मेडिसिन देने के बारे में सोच सकते हो, जहां पर वायलेंट बर्निंग हो, जहां पर क्या हो? वायलेंट बर्निंग आया ना, बर्निंग आया, रॉ सेंसेशन इन द थ्रोट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ द थ्रोट। जैसा कि मैंने बताया वो तीनों वर्ड्स आ रहे हैं, क्या क्या? कि भाई बर्निंग है, वायलेंट बर्निंग है, रॉनेस है ना, रॉ सेंसेशन इन द थ्रोट है, ड्राइनेस है, रफनेस ऑफ थ्रोट है, ये सब देखने को मिलता है इस एस्कुलस हिप के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो। तो कॉमन, ये एज अ कॉमन बात आपको याद रखनी है कि इसको ड्राइनेस है, इसको आप ऐसे याद रखो कि इसको ड्राइनेस है, हर जगह थ्रोट में भी ड्राइनेस है, तो ये बार बार क्या करेगा? स्वेलो करेगा सलाइवा को, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि इसके हर जगह ड्राइनेस है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रखी है, तो इसीलिए ये क्या है? ये बार बार स्वेलो करेगा, तो इसीलिए लिखा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम भी है और आपको ये इस तरीके से आपको याद भी रहेगा कि हाँ भाई इसके थ्रोट में ड्राइनेस है, तो फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो,
है ना, ये चीज होगी इसके अंदर। तो क्या है फ्रीक्वेंट, दूसरा पॉइंट क्या है थ्रोट में, फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो विद बर्निंग प्रिकिंग स्टिंगिंग, विद बर्निंग प्रिकिंग स्टिंगिंग एंड ड्राई कंस्ट्रिक्टेड फाउसिस। अब फाउसिस क्या होता है, बेसिकली आर्चेस जो होती है ना आपके बैक ऑफ द माउथ में जो लीड करती है टू फेरिंग्स, इसको बोलते हैं हम फाउसिस। ठीक है, तो इसके बाद ब्रैकेट में दो मेडिसिन और हमें कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है, एक एपिस एक बेलाडोना। ठीक है, तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम सबसे पहले एपिस को कंपेयर करें तो एपिस के लिए आप अपने एलन की नोट का पेज नंबर 33 खोलो। तो जब आप एलन की नोट में पेज नंबर 33 खोलेंगे तो आपको एपिस मेलिफिका मेडिसिन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो जब आप पेज नंबर 33 पर जाएंगे अपनी एलन की नोट में तो उसका आप सबसे पहले देखिए फिजिकल जर्नल में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच। अब ये जब मैं एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच पढ़ता हूँ तो मुझे एक सिम्टम याद आता है जो मैंने एगेरिकस में पढ़ा था। उसमें क्या था, स्पाइन सेंसिटिव टू टच, है ना। तो इस तरीके से आपको याद आना चाहिए जब आप कोई भी मेडिसिन पढ़ते हो तो उससे मिलता जुलती चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। ये कैसे याद आएंगी, अब बार बार ये चीज अगर आप देखोगे ना तो आपको भी ऐसी चीजें याद आएंगी। तो जैसे मैंने अभी यहाँ देखा क्या, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच एपिस में है। अब एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, अब ये सेंसिटिव और टच सुना तो मुझे क्या याद आया कि हाँ स्पाइन सेंसिटिव टू टच किसके अंदर है, किसके अंदर है, तो वो हमारा एगेरिकस के अंदर है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद आनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है एपिस में, पेन इसका भी कैसा होता है, बर्निंग होता है, स्टिंगिंग होता है, सोर होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इंपॉर्टेंट। तो एपिस मेलिफिका के अंदर भी बर्निंग स्टिंगिंग देखने को मिल रही है ना। एस्कुलस हिप के अंदर भी बर्निंग स्टिंगिंग प्रिकिंग ये चीज देखने को मिल रही थी, यहां पर भी बर्निंग स्टिंगिंग देखने को मिल रही है। डिफरेंस क्या है कि एपिस मेलिफिका में क्या है कि जो पेन है वो सडनली माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है कि जो पेन है वो सडनली माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। किस मेडिसिन में है, तो वो है आपका एपिस मेलिफिका में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरी मेडिसिन जो हमें कंपेयर करनी थी वो कौन सी करनी थी, हमें करनी थी बेलाडोना। ठीक है, तो बेलाडोना के लिए आप पेज नंबर 55 खोलो। तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 55 खोलो। तो जब आप पेज नंबर 55 पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी बेलाडोना। तो जब आप पेज नंबर 55 पर जाएंगे तो इसके आपको जाना है फिजिकल जर्नल में। ठीक है, तो बेसिकली बेलाडोना, तो बेलाडोना का जो कॉमन नेम होता है नाइट शेड, ये भी लगे हाथों याद कर लो कि बेलाडोना का कॉमन नेम होता है नाइट शेड और जो फैमिली होती है वो क्या होती है, सोलेनेसी। अब बेलाडोना के फिजिकल जर्नल में पहला पॉइंट देखो। तो आप अगर अपनी एलन की नोट में अगर आप बेलाडोना के फिजिकल जर्नल का पहला पॉइंट देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। अब ड्राफ्ट्स ऑफ एयर से क्या याद है, एकोनाइट याद है, उसके अंदर भी है। ठीक है, तो ग्रेट लायबिलिटी टू कोल्ड एयर, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर इसको आपको सर्कल करना है, क्या सर्कल करना, व्हेन अनकवरिंग द हेड। और दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम हैविंग द हेयर कट और अनकवरिंग द हेड, उससे कोल्ड किस मेडिसिन में हो रहा है, तो बेलाडोना में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अनकवरिंग द हेड और फ्रॉम हैविंग हेयर कट, है ना, उससे कोल्ड किसके अंदर हो रहा है, किस मेडिसिन के अंदर हो रहा है, तो बेलाडोना के अंदर हो रहा है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, टॉन्सिल्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड। तो जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये भी, ये आपको एज इट इज याद रखना है कि टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है फ्रॉम राइडिंग इन अ कोल्ड विंड। कौन सी मेडिसिन, तो बेलाडोना। ठीक है, इसके बाद वापस से आप आ जाओ एस्कुलस हिप पे पेज नंबर 8 पे। तो हमने दोनों मेडिसिन को कंपेयर भी कर लिया। अगर आप वापस से एस्कुलस हिप पर आएंगे पेज नंबर 8 पे तो हमने थ्रोट के दोनों पॉइंट्स देख लिए। अब किसके,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर आ जाऊं, तो अगर हम इसके जीआई सिस्टम पर आए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेक्टम के बारे में क्या लिखा हुआ है, ड्राइनेस। जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह ड्राइनेस, रॉनेस, बर्निंग, ये चीज होगी। क्या लिखा हुआ है रेक्टम में, पहला पॉइंट कि ड्राइनेस है एंड हीट्स ऑफ फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, नाइफ लाइक पेन शूटिंग अप द रेक्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ड्राइनेस एंड हीट ऑफ, ड्राइनेस, बर्निंग वगैरह है इसके रेक्टम में, ये हम पहले याद कर चुके हैं। अब आगे जो सिम्टम लिखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की सिम्टम है इस मेडिसिन का, आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है कि फुलनेस ऑफ स्मॉल स्टिक, फुलनेस एज ए फुलनेस ऑफ स्मॉल स्टिक, इसको रेक्टम में कैसा फील होता है, एज ए फुलनेस ऑफ स्मॉल स्टिक्स, नाइफ लाइक पेन्स शूटिंग अप द रेक्टम, नाइफ लाइक पेन्स शूटिंग अप द रेक्टम। इसको भी आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है, नाइफ लाइक पेन शूटिंग अप द रेक्टम। और दो मेडिसिन कंपेयर करने के लिए बोला, इग्नीशिया और सल्फर, इसको भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या याद रखना है कि इसके रेक्टम में ड्राइनेस है एंड हीट ऑफ, साथ में उसको कैसा लग रहा है रेक्टम में, फील्स एज इफ फुलनेस ऑफ स्मॉल स्टिक्स, नाइफ लाइक पेन्स शूटिंग अप द रेक्टम, नाइफ लाइक पेन्स शूटिंग अप द रेक्टम। ये आपको एज इट इज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, नाइफ लाइक पेन शूटिंग अप द रेक्टम। मैं बार बार इसे बोलता हूं ताकि आप बार बार सुनोगे, आपको बार बार याद होगा, है ना। बार बार चीजें सुनते हैं तो उससे क्या होता है, चीजें याद होती हैं, ठीक है, इसीलिए बार बार बोलता हूं। तो क्या है, इसको कैसा फील हो रहा है, फील एज इफ फुलनेस ऑफ स्मॉल स्टिक, और क्या है, नाइफ लाइक पेन, नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम। अब दो मेडिसिन कंपेयर करने के लिए बोला है और उसके इग्नीशिया और सल्फर, बट उससे पहले आगे क्या लिखा हुआ है, हेमोरॉइड इसके कैसे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं मतलब नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं इसके, है ना, पेनफुल होते हैं, बर्निंग होता है, पर्पलिश होता है, रेयरली ब्लीडिंग। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स देखने को मिलता है एस्कुलस हिप में, आपको याद रखना है कि इसके जो पाइल्स होते हैं रेयरली ब्लीडिंग, है ना। तो ये चीज़ आपको इसके पाइल्स में आपको याद रखना है कि इसके जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेयरली ब्लीडिंग। इसको भी आप सर्कल करके रख सकते हो। तो ब्लाइंड हेमोरॉइड्स के लिए ये मेडिसिन दी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा दो मेडिसिन को कंपेयर करने के लिए बोला, एक इग्नीशिया है, एक सल्फर है। तो इग्नीशिया के लिए आप खोलो पेज नंबर 154, तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का आप खोलो पेज नंबर 154। तो जब आप अपनी एलन की नोट के पेज नंबर 154 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इग्नीशिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फटाफट से अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 154 पे जो इग्नीशिया का जीआई सिस्टम है, इसके जो आखिरी दो पॉइंट्स हैं उसको देखो। सबसे पहला, सबसे आखिरी पॉइंट जो है हेमोरॉइड्स के बारे में, जीआई सिस्टम में पेज नंबर 154 में इग्नीशिया में क्या लिखा हुआ है, हेमोरॉइड्स prolapse with every stool, hemorrhoids prolapse with every stool have to be replaced। अब prolapse हो जा रहा है तो replaced तो करना पड़ेगा, है ना। तो वही है कि prolapse with every stool and have to be replaced, have to be replaced। तो इसको अच्छे से अंडरलाइन करो। और आगे क्या लिखा हुआ है, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम। वहीं एस्कुलस में हमने क्या पढ़ा, वहीं हमने एस्कुलस में क्या देखा, एस्कुलस में क्या था, नाइफ लाइक पेन था, वहां क्या था, नाइफ लाइक पेन था, शूट अप द रेक्टम। यहां पर क्या है, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम। तो इसीलिए ऐसे कंपेयर करके याद रखना है कि अगर क्या है, शार्प स्टिचेस, है ना, अगर शार्प स्टिचेस शूट, अगर क्या लिखा हुआ, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम, कौन सी मेडिसिन, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम, कौन सी मेडिसिन, इग्नीशिया। वहीं क्या है, अगर नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, कौन सी मेडिसिन, तो आपका है एस्कुलस हिप। तो आपको एज इट इज ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीवेटेड फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसके हेमोरॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हेमोरॉइड्स में प्रोलैप्स विद, हेमोरॉइड्स में क्या लिखा हुआ, प्रोलैप्स विद एवरी स्टूल, प्रोलैप्स विद एवरी स्टूल एंड हैव टू बी रिप्लेस्ड। और आगे क्या लिखा हुआ, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम, कौन सी मेडिसिन, इग्नीशिया। वहीं नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, कौन सी मेडिसिन, एस्कुलस हिप। वहीं शार्प स्टिचेस
शूट अप द रेक्टम, कौन सी मेडिसिन? इग्निशिया, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसके ऊपर जो प्रोलैप्स वाला पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। हिमरोइड्स के ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको पढ़ो। प्रोलैप्सस एनाई फ्रॉम मॉडरेट स्टेनिंग, इंपॉर्टेंट। तो प्रोलैप्स हो रहा है इसका एनस किससे? फ्रॉम मॉडरेट स्टेनिंग। अब मॉडरेट स्टेनिंग एट द स्टूल, इसको सर्कल करो। दूसरा क्या है? स्टूपिंग और लिफ्टिंग, इसको भी सर्कल करो। एंड एग्रीवेटेड व्हेन द स्टूल इज लूज। तो देख रहे हो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हैं, क्योंकि इग्निशिया में कॉन्ट्राडिक्शन मार्क्ड होता है, तो इसके सिम्टम में भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है कि भाई जो एनआई है वो प्रोलैप्स कर जा रहा है एकदम मॉडरेट, मतलब जनरली प्रोलैप्स कब होगा? जब बहुत ज़्यादा स्टेनिंग करोगे, है ना। बट इसका जो एनआई है वो प्रोलैप्स कर जा रहा है मॉडरेट स्टेनिंग से भी, है ना। दूसरा क्या है? स्टूपिंग एंड लिफ्टिंग से। और आगे क्या लिखा हुआ है? एग्रीवेटेड व्हेन द स्टूल इज लूज। जनरली जब स्टूल हार्ड होगा तब ज़्यादा स्टेनिंग करनी पड़ेगी, तब ज़्यादा प्रोलैप्स होने के चांस होंगे, है ना, ये कॉमनली। बट यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसके अंदर क्या है? एग्रीवेटेड फ्रॉम लूज स्टूल, तो एग्रीवेटेड फ्रॉम स्टूल इज लूज। तो इसीलिए तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इग्निशिया के अंदर हर सिम्टम में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। एग्रीवेटेड फ्रॉम स्टूल इज लूज, ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मॉडरेट स्टेनिंग से प्रोलैप्स कर जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको इसके प्रोलैप्स में भी याद रखना है कि प्रोलैप्सस एनाई फ्रॉम मॉडरेट स्टेनिंग एट द स्टूल, स्टूपिंग और लिफ्टिंग और एग्रीवेटेड फ्रॉम द स्टूल इज लूज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको एज इट इज याद रखना है। तो हमने इग्निशिया को कंपेयर कर लिया है। अगली मेडिसिन जो हमें कंपेयर करनी थी वो कौन सी मेडिसिन करनी थी? एस्कुलर शिप में ब्रैकेट में और कौन सी मेडिसिन लिखी हुई थी? तो वो लिखी हुई थी आपकी सल्फर, ठीक है। तो सल्फर के लिए पेज नंबर 297 खोलो फटाफट से अपनी एलन की नोट में, पेज नंबर 297 खोलो। तो जब आप पेज नंबर 297 पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी सल्फर, ठीक है। तो पेज नंबर अपने एलन की नोट में पेज नंबर 297 पर जाओ। इसके जीआई में सबसे आखिरी पॉइंट देखो, जीआई सिस्टम में सल्फर के सबसे आखिरी पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है 297 पेज नंबर पे। हेमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट, इंपॉर्टेंट। सल्फर कब देने के बारे में सोच सकते हैं? तो हेमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट, इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको पूरा सर्कल कर लेना है। इससे डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है ना, ये डायरेक्ट दे देगा आपको एमसीक्यू में डाल के कि हेमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट, है ना। हेमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट्स, कौन सी मेडिसिन? सल्फर। इसके अलावा इसके ऊपर जो कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि स्टूल इसका हार्ड होता है, नॉटी होता है, ड्राई होता है। स्टूल क्या होता है इसका? हार्ड होता है, नॉटी होता है, ड्राई होता है, एज इफ बर्न्ड, लार्ज पेनफुल होता है एंड चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन। मतलब वो स्टूल करने नहीं जाना चाहता बच्चा, क्योंकि उसे डर लगता है, उसको वो जो पेन है वो याद आता है। तो चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव द स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन, और पेन कंपेल्स द चाइल्ड टू डेजिस्ट ऑन फर्स्ट एफर्ट, अल्टरनेट विद डायरिया। अब कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया एब्रॉटिनम में भी पढ़ के आए हैं, है ना, उसके अंदर भी तो था, अल्टरनेशन देखने को मिल रहा था। तो ऐसे आपको भी याद आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ये देखा अल्टरनेट विद डायरिया, तो मेरे को याद आया तुरंत एब्रॉटिनम में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, तो एब्रॉटिनम में भी है। तो अल्टरनेटिंग विद डायरिया, तो कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया सल्फर में भी है, एब्रॉटिनम में भी है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना। साथ में इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, कि हेमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट, कौन सा मेडिसिन? सल्फर, ठीक है। तो वापस से एस्कुलस पर आ जाओ। हमने दोनों को कंपेयर भी कर लिया, ठीक है। हमने सल्फर से भी कंपेयर कर लिया और हमने इग्निशिया से भी कंपेयर कर लिया। इग्निशिया में क्या था? शार्प स्टिचेस शूट अप टू द रेक्टम, और वहीं जो एस्कुलस हिप में क्या है? शार्प नाइफ लाइक, इधर क्या है? नाइफ लाइक पेन शूट अप टू द रेक्टम, वहाँ शार्प स्टिचेस शूट अप टू द रेक्टम, यहाँ पर क्या? नाइफ लाइक पेन शूट अप टू द रेक्टम। तो एज इट इज आपको याद रखना है कि भाई एस्कुलर हिप है तो क्या याद आना चाहिए आपको? क्या याद आना चाहिए? नाइफ लाइक पेन शूट अप टू द रेक्टम। और अगर इग्निशिया है तो क्या है?
शार्प स्टिचेस शूट अप टू द रेक्टम। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके और अगला पॉइंट जो इसके हेमरॉइड्स में क्या याद रखना है कि इसका जो हेमरॉइड होता है वो ब्लाइंड होता है, रेयरली ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है इसके जीआई सिस्टम में एस्कुलस हिप में क्या लिखा हुआ है, रेक्टम सोर है विथ फुलनेस। तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसको फुलनेस होता है वेरियस पार्ट में, किस वजह से, एज इफ अनड्यू, एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो फुलनेस होगा रेक्टम के अंदर भी, साथ में बर्निंग और इचिंग होगी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, हार्ड होता है, ड्राई स्टूल होता है, डिफिकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम। देखो ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम बार बार आएंगी ये चीजें, ठीक है, बर्निंग, ड्राइनेस, है ना, रॉनेस, ये सब हर जगह है, तो ये सब चीजें तो आएंगी। अब आगे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम सर्कल करके रखना है, क्या कि इसका जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना वो एक्कम्पनीड बाय सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक। इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कॉन्स्टिपेशन एक्कम्पनीड बाय सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक कौन सी मेडिसिन, एस्कुलस हिप। तो ये जो आपका है ना सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक, इसको आपको एकदम अच्छे से सर्कल करके रखना है कि अगर कॉन्स्टिपेशन एक्कम्पनीड बाय सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक किस मेडिसिन के अंदर है, तो ये है आपका एस्कुलस हिप के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्टूल फॉलोड बाय द फुलनेस ऑफ रेक्टम। इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट है जीआई सिस्टम में, क्या लिखा हुआ है, स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम। तो बेसिकली क्या है कि नॉर्मली इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा अनकॉमन सिम्टम हो गया कि स्टूल पास करने के बाद भी उसे फुलनेस ऑफ रेक्टम फील हो रहा है, मतलब रेक्टम में फुलनेस फील हो रहा है। पेशेंट ने स्टूल पास कर लिया तब फुलनेस फील नहीं होना चाहिए ना नॉर्मली, बट उसको स्टूल पास करने के बाद भी फुलनेस फील हो रहा है उसके रेक्टम में। इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको आपको सर्कल करना है। तो स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम, कौन सी मेडिसिन, एस्कुलस हिप। एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स, मतलब स्टूल पास करने के बाद उसे आवर्स तक बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन रहेगा, साथ में स्टूल पास करने के बाद भी उसे क्या होगा, फुलनेस फील होगा उसके रेक्टम में, ठीक है। और जैसे कि हम इसके पहले ही फिजिकल जर्नल में पढ़ चुके हैं कि इसको फुलनेस फील होता है वेरियस पार्ट में, एज इफ फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसके अंदर आपको ये चीज भी याद रखनी है कि स्टूल पास करने के बाद भी स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम है, साथ में इंटेंस पेन फॉर आवर्स, ये रहता है एस्कुलस हिप के अंदर। ये एज इट इज सिम्टम किसके अंदर है, एस्कुलस हिप के अंदर है। क्या है, स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। तो अब यही सिम्टम को जो हम कंपेयर करेंगे, हम दो मेडिसिन से कंपेयर करेंगे, एक तो म्यूरेटिक एसिड से कंपेयर करेंगे और एक एलोस सोकोट्रीना से करेंगे। तो सबसे पहले एलोस से कर लेते हैं। तो पेज नंबर 17 खोलो, तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 17 खोलो। तो जब आप पेज नंबर 70 पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी एलोस सोकोट्रीना। तो एलोस सोकोट्रीना में इसके जीआई सिस्टम में अगर आप जीआई सिस्टम में इसके अगर आप पेज नंबर 17 पर जो ये सेकंड पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, बिफोर स्टूल रंबलिंग वायलेंट सडन अर्जिंग हैवीनेस इन द रेक्टम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर स्टूल से पहले है, बिफोर स्टूल हैवीनेस इन द रेक्टम है, वहीं स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम किसके अंदर है, वो एस्कुलस हिप में। तो ऐसे कंपेयर करना है कि जो एलोस सोकोट्रीना है उसमें बिफोर स्टूल हैवीनेस इन रेक्टम है ना, वहीं फुलनेस ऑफ रेक्टम स्टूल के बाद किसके अंदर है, आफ्टर स्टूल किसके अंदर है, फुलनेस ऑफ रेक्टम वो एस्कुलस हिप के अंदर है, और हैवीनेस इन द रेक्टम बिफोर स्टूल वो आफ्टर स्टूल, ये बिफोर स्टूल किसके अंदर है, तो एलोस में है। तो ऐसे कंपेयर करके आपको पढ़ना है। तो बिफोर स्टूल क्या है, रंबलिंग वायलेंट सडन अर्जिंग हैवीनेस इन द रेक्टम, हैवीनेस इन द रेक्टम बिफोर स्टूल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग स्टूल टेनेस्मस मच फ्लैटस, आफ्टर स्टूल फेंटनेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है इसके जीआई सिस्टम में, ये भी आपको याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है डायरेक्ट एलोस में बार बार, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको भी अच्छे से सर्कल करके या मार्क करके रख लो। इचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप। तो इचिंग एंड बर्निंग इन एनस
प्रिवेंटिंग स्लीप, ये किस मेडिसिन के अंदर है? तो ये है आपका एलॉस के अंदर है। तो एलॉस सोकोट्रीना के अंदर क्या है? इचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप। तो इचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप किस मेडिसिन के अंदर है? तो एलॉस सोकोट्रीना के अंदर है। ये आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जो पॉइंट लिखा है हेमोरॉइड्स के बारे में, ये भी आपको याद रखना है क्या है। इससे भी एमसीक्यू बनता है, तो इसको भी आपको मार्क करके याद रखना है क्या कि ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, इंपॉर्टेंट है। इसके हेमोरॉइड्स कैसे होते हैं? ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स एंड कॉन्स्टेंटली बियरिंग डाउन, है ना, कॉन्स्टेंटली बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट एंड रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर। इंपॉर्टेंट। वहीं कफ इज रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, कौन सी में? अब देखो यहां मैंने क्या, जैसे मैंने ये पढ़ा ना कि रिलीव्ड बाय, इसके हेमोरॉइड रिलीव्ड हो रहे हैं बाय कोल्ड वाटर। अब इस कोल्ड वाटर और रिलीव से याद आया कि बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर रिलीफ कफ में किस मेडिसिन में था? कॉस्टिकम में। तो ऐसे आपको चीजें याद आनी चाहिए, कोई भी उससे मिलता जुलता पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ इस मेडिसिन के अंदर भी है। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, तो मुझे एक और चीज याद आई कि कफ रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर किस मेडिसिन के अंदर है? तो वो है कॉस्टिकम के अंदर। तो ऐसे आपको भी याद आना चाहिए। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। इसके बाद क्या है, क्या लिखा हुआ है? हेमोरॉइड्स क्या है? हेमोरॉइड्स ब्लू होते हैं, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर एंड इंटेंस इचिंग। तो जैसा कि इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि भाई इचिंग एंड जो बर्निंग है इसके एनस में होती है जो प्रिवेंट करती है स्लीप, तो इसके हेमोरॉइड्स में भी इंटेंस इचिंग होती है। और क्या है? रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर। और कैसा होता है? सोर, टेंडर, हॉट, ब्लीडिंग, है ना, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स होते हैं इसके। वहीं जो एस्कुलस हिप है वो क्या है? रेयरली ब्लीडिंग है ना। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। इसके अलावा इसके हेमोरॉइड्स कैसे? ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो आपको ये याद रखना है। तो हमने एस्कुलस हिप को एलॉस से तो कंपेयर कर लिया। अब हमें दूसरे से जो कंपेयर करना था वो हमारी दूसरी मेडिसिन कौन सी थी? तो दूसरी थी हमारी म्यूरेटिक एसिड। तो उसके लिए पेज नंबर अपनी एलन की नोट में 209 खोलो। तो फटाफट से आप अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 209 खोलिए। तो जब आप पेज नंबर 209 पर जाएंगे तो म्यूरेटिक एसिड में क्या लिखा हुआ है? तो 209 पेज नंबर पे आपको जीआई सिस्टम के आखिरी 3 पॉइंट देखने हैं, ठीक है। तो 209 पेज नंबर पे जीआई सिस्टम में आपको आखिरी 3 पॉइंट देखने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है म्यूरेटिक एसिड में? आखिरी 3 पॉइंट में से सबसे पहला मैं पढ़ रहा हूं, इफ द एनस बी वेरी सेंसिटिव, if the anus be very sensitive either with or without hemorrhoids। इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है कि इसके पेशेंट का जो एनस होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, विद और विदाउट हेमोरॉइड्स एनस सोर होता है ड्यूरिंग मेंसेस। अब मैंने ये पढ़ा ड्यूरिंग मेंसेस, मुझे एक और मेडिसिन याद आई कि मेंटल सिम्टम इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। कौन सी मेडिसिन? तो एक्टिया रेसिमोसा। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी वो एक्टिया रेसिमोसा पे थी, तो वहां मैंने बताया होगा वहां पर कि एलन की नोट में लिखा हुआ है कि मेंटल सिम्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। किसमें है? एक्टिया रेसिमोसा में। वहीं म्यूरेटिक एसिड में क्या है? जो एनस है वो सोर हो जाता है ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। तो एनस सोर ड्यूरिंग मेंसेस, म्यूरेटिक एसिड। वहीं मेंटल सिम्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन? तो एक्टिया रेसिमोसा। तो ऐसी आपको चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही कुछ भी मिलता जुलता पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ सिम्टम तो इस मेडिसिन के अंदर भी है। तो जैसे मैंने ड्यूरिंग मेंसेस पढ़ा है ना, तो मेरे को एक और चीज याद आई कि हाँ मेंटल सिम्टम इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन के अंदर? तो एक्टिया रेसिमोसा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है म्यूरेटिक एसिड में? क्या है? इफ द एनस बी वेरी सेंसिटिव आइदर विद और विदाउट हेमोरॉइड। तो इफ द एनस बी वेरी सेंसिटिव आइदर विद और विदाउट हेमोरॉइड्स और एनस सोर ड्यूरिंग मेंसेस, किस मेडिसिन के अंदर है? तो म्यूरेटिक
एसिड के अंदर है। इस पूरे सिम्टम को आपको अंडरलाइन करना है कि भाई इसका जो एनएस होता है वो विद और विदाउट हेमोरॉइड सेंसिटिव होता है और ड्यूरिंग मेंसेस एनएस सोर हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसके नीचे वाला, क्या है, हेमोरॉइड्स स्वेलन ब्लू, है ना, सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच। देखो ब्लू ग्रेप्स लाइक एलोज में भी था और उसके ब्रैकेट में म्यूरेटिक एसिड भी लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका भी हेमोरॉइड्स कैसा होता है, ब्लू होता है, इसीलिए लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है, हेमोरॉइड स्वेलन ब्लू सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच, मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव और पेनफुल टू टच है कि देखो इंटेंसिटी देखना, appear suddenly in child too sore to bear a least touch even the sheet is uncomfortable। तो देख रहे हो इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच है कि मतलब शीट भी अनकंफर्टेबल है ना। तो इंटेंसिटी देखो सेंसिटिवनेस की, देख रहे हो। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है। ये डायरेक्ट सिम्टम लिख के आ जाएगा, टू सोर टू बियर अ लीस्ट टच इवन शीट इज अनकंफर्टेबल, इवन शीट इज अनकंफर्टेबल। कौन सी मेडिसिन? तो आपको याद आना चाहिए म्यूरेटिक एसिड। इसके बाद क्या लिखा हुआ, प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग, प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग। अब इससे मिलता जुलता अभी पढ़ के आए हैं, प्रोलैप्स एग्रीवेट हो रहा है आफ्टर सॉफ्ट स्टूल इग्निशिया, है ना, वहां क्या है, आफ्टर सॉफ्ट स्टूल, यहां क्या है, यूरिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे आपको याद आना चाहिए कि यहां पर भी प्रोलैप्स हो रहा है वाइल यूरिनेटिंग। तो प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग कौन सी मेडिसिन है? तो है आपकी म्यूरेटिक एसिड, अगर यूरिनेटिंग है। और अगर सॉफ्ट स्टूल है, प्रोलैप्स हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन? इग्निशिया है। तो आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डायरिया इसका कैसा होता है, स्टूल इनवॉलेंटरी होता है। डायरिया में क्या याद रखना है, स्टूल जो होता है इसका इनवॉलेंटरी होता है वाइल यूरिनेटिंग। तो स्टूल इसका इनवॉलेंटरी होता है वाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड। स्टूल इनवॉलेंटरी हो जाता है वाइल यूरिनेटिंग या ऑन पासिंग विंड, कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बोवेल्स मूव एट द सेम टाइम। अब ये जो पूरा सिम्टम है ना कि कैन नॉट यूरिनेट, कैन नॉट, इसको पूरा आप अच्छे से अंडरलाइन करो, यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है और बहुत बार एमसीक्यू बना हुआ है। क्या कि कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल्स विदाउट हैविंग द बॉवेल्स मूव एट द सेम टाइम, है ना। तो कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल्स मूव एट द सेम टाइम, ये एग्जैक्ट सिम्टम किसके अंदर लिखा हुआ है, म्यूरेटिक एसिड के अंदर लिखा हुआ है। और प्रोलैप्स भी इसमें यूरिनेटिंग, है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो वाइल यूरिनेटिंग प्रोलैप्स हो रहा है। साथ में कैन नॉट यूरिनेट वाइल हैविंग द बॉवेल्स टू मूव एट द सेम टाइम, किस मेडिसिन के अंदर है, म्यूरेटिक एसिड के अंदर है। ठीक है, साथ में इसका स्टूल इनवॉलेंटरी पास हो जाता है वाइल यूरिनेटिंग और पासिंग विंड, तो ये भी किस मेडिसिन के अंदर है, तो ये भी आपका म्यूरेटिक एसिड के अंदर है। तो आपको ये तीनों सिम्टम म्यूरेटिक एसिड में याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से एमसीक्यू बनते हैं। पहला कि इसका जो एनएस होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है विद और विदाउट हेमोरॉइड्स, है ना, सोर ड्यूरिंग द मेंसेस। यहाँ हमने देखा कि मेंटल सिम्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग द मेंसेस, कौन सा मेडिसिन, तो एक्टिया रेसिमोसा था। दूसरा हमने देखा हेमोरॉइड्स, इसका हेमोरॉइड भी एलॉयज में जैसे था ना कि ब्लू होता है, ग्रेप्स लाइक, यहाँ भी ब्लू होता है, बट यहाँ पर क्या है, मार्क्ड है सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच, और इतना ज्यादा ये मार्क्ड है कि इवन द शीट इज अनकंफर्टेबल, है ना, इवन द शीट इज अनकंफर्टेबल। इसके अलावा जो प्रोलैप्स है वाइल यूरिनेटिंग, प्रोलैप्स है वाइल यूरिनेटिंग। इसके अलावा डायरिया में हमने क्या देखा, जो स्टूल है वो इनवॉलेंटरी पास हो जाता है वाइल यूरिनेटिंग और ऑन पासिंग द विंड। और इंपॉर्टेंट क्या है कि कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल टू मूव एट द सेम टाइम। ठीक है, किस मेडिसिन के अंदर है, तो म्यूरेटिक एसिड के अंदर है। तो वापस से हम चलते हैं, ओरिजिनल मेडिसिन कौन सी, तो एस्कुलस हिप। तो पेज नंबर 8 पर वापस आ जाओ। ठीक है, तो हमने एस्कुलस हिप के जीआई सिस्टम से रिलेटेड सारे सिम्टम देख लिए। अब इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, प्रोलेप्सस यूट्राई, एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया। तो एस्कुलस हिप में इसको अच्छे से मार्क करो, एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया को आपको एकदम सर्कल कर लेना है।
तो प्रोलैप्सस यूट्राई एंड आगे क्या लिखा हुआ, एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया। तो एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया को आपको सर्कल करना है और अंडरलाइन करो लंबोसेक्रल बैकएक एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग एंड ग्रेट फटीग एंड फ्रॉम वॉकिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या आपको याद रखना है कि इसका जो ल्यूकोरिया होता है वो कैसा होता है, डार्क ल्यूकोरिया होता है और किसके साथ होता है, विद लंबोसेक्रल बैकएक। कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक्कम्पनीड बाय लंबोसेक्रल बैकएक। तो अगर इससे ना डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, कैसा एमसीक्यू आता है, क्या सिम्टम देगा कि कॉन्स्टिपेशन एक्कम्पनीड बाय लंबोसेक्रल बैकएक। कौन सी मेडिसिन, एस्कुलस हिप, या ये दे देगा कि डार्क ल्यूकोरिया विद लंबोसेक्रल बैकएक। कौन सा मेडिसिन, तो एस्कुलस हिप। आपको याद रखना है कि चाहे कॉन्स्टिपेशन एक्कम्पनीड बाय लंबोसेक्रल बैकएक हो, चाहे डार्क ल्यूकोरिया विद लंबोसेक्रल बैकएक, कौन सी मेडिसिन, एस्कुलस हिप। आंसर क्या है, एस्कुलस हिप है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये डायरेक्ट आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाई एस्कुलस हिप का जो ल्यूकोरिया होता है वो एक तो डार्क होता है विद लंबोसेक्रल बैकएक है, साथ में इसका जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी एक्कम्पनीड बाय लंबोसेक्रल बैकएक। इसके बाद आ जाओ इसके बैक के सिम्टम पर। तो सबसे पहला सिम्टम क्या लिखा हुआ है, सीवियर डल बैकएक इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन। तो बैक में भी इसको कहां पर पेन हो रहा है, तो लंबोसेक्रल बैकएक है, ये प्रोमिनेंट है। जैसे आपको इसमें बर्निंग, ड्राइनेस, रॉनेस याद रखना ना, ऐसे लंबोसेक्रल बैकएक को भी याद रख लो, ये भी बार बार आ रहा है। ठीक है, तो सीवियर डल बैकएक इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन मोर और लेस कांस्टेंट अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप्स। तो आपको एज इट इज इसको अच्छे से मार्क करके अंडरलाइन करके याद करना है। दूसरा सिम्टम क्या लिखा हुआ है, बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग। अब याद रखना है बैक गिव्स आउट, ये डायरेक्ट पूरा सिम्टम उठ के एमसीक्यू में आ सकता है। बैक गिव्स आउट कब कब, तो अंडरलाइन करो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्सस, ल्यूकोरिया, व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, मस्ट सिट और लाई डाउन। कि बैक्स गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, prolapsus, leukorrhea, when walking or stooping and patient must sit or lie down। ठीक है, तो उसको बैठना पड़ेगा या लेटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका बैक गिव्स आउट कब कब, तो पहला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दूसरा प्रोलैप्सिस, तीसरा ल्यूकोरिया और व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग। इंपॉर्टेंट। इसके बाद आखिरी पॉइंट जो है वो क्या है, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक। तो बैक में क्या है, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस है, लेमनेस है और बैक गिव्स आउट कब कब, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना, ल्यूकोरिया, प्रोलैप्सिस एंड व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, मस्ट सिट और लाई डाउन। कौन सा मेडिसिन, तो एस्कुलस हिप। इसके अलावा इसका जो बैक है वो भी क्या है, उसमें भी सेंसेशन कैसी है, हैवीनेस एंड लेमनेस की। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो पैरालाइटिक फीलिंग, नर्वस सिस्टम में एक ही सिम्टम है, एस्कुलस हिप में क्या लिखा हुआ, पैरालाइटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग एंड स्पाइन। तो पैरालाइटिक फीलिंग होती है कहाँ पर, आर्म्स में, लेग्स में एंड स्पाइन में। और मोडालिटी की अगर हम बात करें तो मोशन से, क्योंकि देखो ना लिखा हुआ है ना कि वॉकिंग से बैक गिव्स आउट, तो मोशन से एग्रीवेशन होगा, है ना। बैक एक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग, देखो लिखा हो ना, मोशन से इसके अंदर क्या है, वेस्कुलर हिप में एग्रीवेशन है। स्टूपिंग से भी एग्रीवेशन है ना, तो वॉक कर रहा है, ये स्टूप कर रहा है, उसमें भी बैक गिव्स आउट लिखा हुआ था ना। तो इन सब से एग्रीवेशन है, मोशन हो गया, स्टूपिंग हो गया, है ना, वॉकिंग हो गया, इन सब से एग्रीवेशन है। साथ में क्योंकि ड्राइनेस है तो इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर से सेंसिटिव है, तो एग्रीवेशन है, इनहेलिंग कोल्ड एयर। इंपॉर्टेंट कि इनहेलिंग कोल्ड एयर, सेंसिटिवनेस, एग्रीवेशन किस में है, एस्कुलस हिप के अंदर है। इसके बाद अगर हम इसके रिलेशन में आए तो सबसे पहला क्या है इसका, सिमिलर रेमेडीज की अगर हम बात करें तो एस्कुलस हिप के सिमिलर है एलोज और आपकी है कॉलिन सोनिया। इसके अलावा इग्नीशिया है, म्यूरेटिक एसिड है, नक्स वोमिका है, सल्फर है। तो हम एलोज को कंपेयर कर चुके हैं, इग्नीशिया को भी कंपेयर कर चुके हैं, हम म्यूरेटिक एसिड को भी एस्कुलस से कंपेयर कर चुके हैं, सल्फर को भी कर चुके हैं। हमने बस कॉलिन सोनिया को नहीं किया है और नक्स वोमिका को नहीं किया है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलिन सोनिया खोल लो अपनी एलन की नोट में, पेज नंबर 108 पे जाओ। तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का पेज नंबर खोलो 108।
ठीक है। तो जब आप पेज नंबर 108 पे आएंगे अपने एलन की नोट में, तो आपको मिल जाएगा कोलिन सोनिया। तो हम इससे एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, क्या है इसके अंदर, क्योंकि लिखा हुआ है सिमिलर रेमेडी में एस्कुलस हिप में कोलिन सोनिया। तो इसके सबसे पहले ही जीआई सिस्टम लिखा हुआ है कोलिन सोनिया में। तो जीआई सिस्टम में इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सबको आपको अंडरलाइन करना है। पहला क्या है पॉइंट लिखा हुआ है इसके जीआई सिस्टम में, पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन हेमोरॉइड्स। पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन हेमोरॉइड, तो पोर्टल कंजेशन की वजह से अगर हेमोरॉइड हो रहा है तो कोलिन सोनिया। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट सिम्टम आपको दे देगा और मेडिसिन पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो आपको एज इट इज याद रखना है कि पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन हेमोरॉइड्स, पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन हेमोरॉइड्स कौन सी मेडिसिन, तो कोलिन सोनिया। इसके अलावा दूसरा सिम्टम क्या लिखा हुआ है, क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, सेंसेशन एज इफ स्टिक। इंपॉर्टेंट देखो उसके अंदर क्या था, इग्निशिया के अंदर क्या था, शार्प स्टिचेस शूट अप टू द रेक्टम। कोलिन सोनिया में क्या था, नाइफ लाइक पेन शूट अप टू द रेक्टम। और अभी हम एस्कुलस हिप में भी देख के आए कि यहाँ पर भी कैसी सेंसेशन होती है, कैसा फील होता है उसे, एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स। तो यहाँ पर भी कैसी सेंसेशन है, तो स्टिक को सर्कल करो, सेंसेशन एज इफ स्टिक, सैंड और ग्रेवल, स्टिक, सैंड, ग्रेवल हैड लॉज्ड इन रेक्टम। ये किसके अंदर है, कोलिन सोनिया के अंदर है। तो स्टिक, सैंड, ग्रेवल लॉज्ड इन रेक्टम। ठीक है, तो स्टिक्स, सैंड, ग्रेवल हैड लॉज्ड इन रेक्टम कौन सी मेडिसिन के अंदर है, तो कोलिन सोनिया के अंदर है। ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो और एक और चीज़ आपको डिफरेंशिएशन में क्या याद रखना है कि जो कोलिन सोनिया है इसका पाइल्स कैसा ब्लीडिंग है, वहीं जो एस्कुलस हिप है वो रेयरली ब्लीडिंग है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ये भी आपको डिफरेंशिएशन में आपको याद रखना चाहिए कि जो कोलिन सोनिया है उसके अंदर जो पाइल्स है वो कैसा है, ब्लीडिंग पाइल्स है। इसमें लिखा हुआ ना ब्लीडिंग पाइल्स, वहाँ क्या है, रेयरली ब्लीडिंग है एस्कुलस हिप में। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हेमोरॉइडल डिसेंट्री विद टेनिसमस। और लास्ट पॉइंट क्या है इसके जीआई सिस्टम में, क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया आपको किसके अंदर देखने को मिल रहा है, आपको कोलिन सोनिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कंजेस्टिव इनर्शिया ऑफ लोअर बाउल, स्टूल स्लगिश, हार्ड विद पेन एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो आपको ये सारे सिम्टम आपको याद रखने हैं। तो कोलिन सोनिया में आपको क्या चीज़ें बेसिकली याद रखनी है, सबसे पहला कि पोर्टल कंजेशन की वजह से हेमोरॉइड्स हो रहे हैं। दूसरा क्या कि सेंसेशन कैसी है, एज इफ स्टिक्स, ग्रेवल हैड लॉज्ड इन रेक्टम। साथ में ये कैसा इसमें देखने को मिलता है, ब्लीडिंग पाइल्स देखने को मिलता है। और क्या, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ में क्या है, कंजेस्टिव इनर्शिया ऑफ लोअर बाउल, स्टूल स्लगिश एंड हार्ड विद पेन एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके बाद वापस एस्कुलस हिप पर आ जाओ। तो हमने कोलिन सोनिया को तो कंपेयर कर लिया, एक बार आप नक्स वॉमिका को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो फटाफट से नक्स वॉमिका के लिए अपनी एलन की नोट का पेज नंबर 224 खोलो। तो फटाफट से आ जाओ पेज नंबर 224 पे, वहाँ पर आपको नक्स वॉमिका मिल जाएगा। तो फटाफट से अपनी एलन की नोट का खोलिए आप पेज नंबर 224। ठीक है, तो जब आप अपनी एलन की नोट के पेज नंबर 224 पे आएंगे तो आपको नक्स वॉमिका मिल जाएगा। और इसके जीआई सिस्टम में आप फटाफट से 4th पॉइंट देखिए। ठीक है, और उसको मार्क करते जाइए। सारे ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। क्या क्या, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन विद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर। कॉन्स्टिपेशन विद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर, पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिशेस। अब जब वो पास करेगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिशेस तो क्या होगा, उसकी वजह से उसको सेंसेशन होगी ना, एज इफ नॉट फिनिश्ड। समझ रहे, क्योंकि उसने स्मॉल क्वांटिटी में फिशेस पास किए हैं तो उसको क्या होगी, उसको यही होगी ना, सेंसेशन होगी ना, एज इफ नॉट फिनिश्ड, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर होती है इसके अंदर, पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिशेस, सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड। कौन सी मेडिसिन,
तो नक्स वोमिका। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल। अब क्योंकि एज उसको सेंसेशन हो रही है ना, एज इफ नॉट फिनिश, तो उसको फ्रीक्वेंट डिजायर होगी स्टूल पास करने की, तो वही आगे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल, एंशियस और इनइफेक्चुअल, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीसेस से पास कर पाया तो इनइफेक्चुअल है, एंड एम्युलरेटेड फॉर अ टाइम आफ्टर स्टूल। तो आफ्टर स्टूल थोड़ी देर के लिए इसे क्या होता है, एम्युलरेशन होता है। इन द मॉर्निंग, आफ्टर राइजिंग, आफ्टर मेंटल एक्सर्शन। ठीक है, तो इस सब टाइम पे इसको क्या है, एम्युलरेशन है। इसके अलावा अगर हम किसकी बात करें, इसके अंदर भी क्या है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने को मिलता है, एंड इन पर्सन हु हैव टेकन परगेटिव्स ऑल देयर लाइफ। तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने को मिलता है, एंड इन पर्सन हु हैव टेकन परगेटिव्स ऑल देयर लाइफ। तो ये तीनों सिम्टम जो है ना आपको नक्स वोमिका में याद रखने हैं। अब वापस एस्कुलस हिप पर आ जाओ। तो हमने जो सिमिलर रेमेडी है, सारी सिमिलर रेमेडी जो भी एस्कुलस हिप से थी, चाहे एलोज थी, कॉलिन्सोनिया थी, इग्निशिया थी, म्यूरेटिक एसिड थी, नक्स वोमिका थी, सल्फर थी, सबको हमने कंपेयर किया है एस्कुलस हिप से। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, आफ्टर कॉलिन्सोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड पाइल्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, डायरेक्ट दे देगा ये लाइन उठा के कि आफ्टर कॉलिन्सोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड पाइल्स, एस्कुलस ऑफन क्योर्स। इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज आपको याद रखना है कि आफ्टर कॉलिन्सोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड, तो जो एस्कुलस है, मतलब कॉलिन्सोनिया के बाद आप एस्कुलस देने के बारे में सोच सकते हो। अगर कॉलिन्सोनिया ने इम्प्रूव किया पर क्योर नहीं कर पाई है, तो जो एस्कुलस है वो क्योर कर देगी। तो वही लिखा हो कि आफ्टर कॉलिन्सोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड पाइल्स एस्कुलस ऑफन क्योर्स। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके रिलेशन में एस्कुलस हिप के, यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल्ड टू क्योर पाइल्स। तो ये यूजफुल होती है आफ्टर नक्स वोमिका, सल्फर एंड कॉलिन्सोनिया। ठीक है, कौन, एस्कुलस हिप। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ये जो सीरीज़ है कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है कंप्लीट होती है। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।